बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज एमसीक्यूज रीजन ऑफ एब्डोमेन। तो एब्डोमेन के एमसीक्यूज को कर रहे थे। तो आज हमने किडनी के, यूरेटर के और सुप्रारीनल ग्लैंड के एमसीक्यूज को देखना है। तो फिर स्टार्ट करते हैं किडनी के एमसीक्यूज को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन्फीरियरली द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ किडनी आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स एक्सेप्ट के पोस्टीरियरली किडनी के हमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन कौन सा स्ट्रक्चर इसके पोस्टीरियर रिलेशनशिप में नहीं आएगा उस पार्ट को बोलते हैं, उसको भी देखते हैं। सबसे पहले किडनी का बेसिक ओवरव्यू। क्या किडनी होते क्या? किडनी एक यूरिनरी ऑर्गन है जिनका मेन फंक्शन यूरिन के प्रोडक्शन, इसके साथ साथ एक हार्मोन भी प्रोड्यूस करते हैं जिससे विटामिन डी और इसके साथ दूसरे हार्मोन्स या प्रोस्टाग्लैंडिन। कि हर किडनी के सुप्रामीडियल एस्पेक्ट के ऊपर एक सुप्रारीनल ग्लैंड में पड़ा होगा, एक वीक फेशियल सेप्टम होगा जो सुप्रारीनल ग्लैंड को किडनी से सेपरेट करेगा। मतलब किडनी और सुप्रारीनल ग्लैंड आपस में फैमिली अटैच नहीं होते, एक ग्लैंड को हम मूव कर सकते हैं बजाय दूसरे को डिस्टर्ब किए। सुप्रारीनल ग्लैंड का बेसिक फंक्शन एंडोक्राइन होता है, उसको हम बाद में देख लेंगे। पहले हम देख लें किडनी को। किडनी को सराउंड करने वाला एक कैप्सूल होता है जो फैटी टिश्यू का होगा, उसको बोलेंगे पेरीनेफ्रिक फैट। पेरी का मतलब सराउंड करने वाला, नेफ्रिक का मतलब किडनी, फैट का मतलब फैटी टिश्यू होगा। ये किडनी को सराउंड करेगा, उसके साथ जो ब्लड वेसल्स होगी उनको भी ये सराउंड करेगा। और ब्लड वेसल्स किडनी के अंदर एक डिप्रेशन के जरिए एंटर होती है। उस डिप्रेशन को बोलते हैं रीनल हाइलम। रीनल हाइलम के अंदर एक स्पेस स्टार्ट होती है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स एंटर या लीव करती है, और रीनल पेल्विस लीव करता है, उसको बोलते हैं रीनल साइनसिस। तो रीनल साइनसिस तक पेरिनेफ्रिक फैट वेसल्स को सराउंड करता है। ठीक हो गया। जो किडनी, सुपररीनल ग्लैंड और उसके अलावा जो फैट जो उनको सराउंड करा था वो हर जगह से क्लोज होते हैं, लेकिन इन्फीरियरली क्लोज नहीं होते। ठीक हो गया। इन्फीरियरली क्लोज नहीं होते। क्लोज कराने वाला कौन सा होता है? मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ रीनल फेशिया। तो रीनल फेशिया की मेम्ब्रेनस लेयर होती है जो किडनी को हर साइड से क्लोज करती है, लेकिन इसके इन्फीरियरली क्लोज नहीं करती। यहाँ पर एंटीरियर और पोस्टीरियर लेयर काफ़ी ज़्यादा लूजली अटैच होती है। जो एंटीरियर लेयर होती है रीनल फेशिया की, उसको बोलते हैं फेशिया ऑफ जीरोटा। द पोस्टीरियर लेयर उसको बोलते हैं फेशिया ऑफ जुकर कैंडल। क्या बोलते हैं? फेशिया ऑफ जुकर कैंडल। ये मेम्ब्रेनस लेयर होती है रीनल फेशिया की, जो किडनी को हर साइड से तो कवर कर लेती है, लेकिन ये इन्फीरियरली काफ़ी ज़्यादा लूजली अटैच होती है, जिसकी वजह से किडनी के ड्रॉपिंग होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं नेफ्रोटोसिस। नेफ्रो का मतलब किडनी, टॉसिस का मतलब किसी चीज़ का नीचे गिर जाना, किसी चीज़ का नीचे गिर जाना। ये फेशिया मीडियली आकर रीनल वेसल्स को सराउंड करता होता है, उनकी वेस्कुलर शीथ के साथ बाइंड करता होता है। ठीक हो गया। वेस्कुलर शीथ के साथ बाइंड करता होता है, और ये इन्फीरियर मीडियली आके यानी नीचे की तरफ आते हुए एक यूरेटर के अराउंड एक फेशिया बनाएगा, रीनल फेशिया। उसको बोलते हैं पेरी यूरेट्रिक फेशिया। वो फेशिया जो यूरेटर को सराउंड करेगा उसको बोलेंगे पेरी यूरेट्रिक फेशिया। रीनल फेशिया के बाहर जो फैट हमें देखने को मिलता है उसको बोलते हैं पैरानेफ्रिक फैट। पैरानेफ्रिक फैट जिसने किडनी को सराउंड किया हुआ था। फिर उसके बाद एक फेशिया नजर आया आपको, दो लेयर्स नजर आई थी, एंटीरियर लेयर और पोस्टीरियर लेयर। ये हर जगह से किडनी को कवर करती है, लेकिन ये नीचे से कवर नहीं करती, जिसकी वजह से किडनी के नीचे गिर जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। एंटीरियर लेयर को फेशिया ऑफ जिरोटा, पोस्टीरियर लेयर को बोलते हैं फेशिया ऑफ जुकर कैंडल। फिर रीनल फेशिया के बाहर एक और लेयर होगी फैटी टिश्यू की, उसको बोलते हैं पैरा रीनल फैट बॉडी, जिसको बोलते हैं पैरानेफ्रिक फैट बॉडी, जो कि असल में लंबर रीजन का एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैटी टिश्यू होता है। ठीक हो गया। एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैटी टिश्यू। इन तीन स्ट्रक्चर का, पेरिनेफ्रिक फैट का, रीनल फेशिया का और पैरानेफ्रिक फैट का, इनका मेन फंक्शन होता है किडनी को सपोर्ट करना और किडनी को फिक्स पोजीशन के ऊपर रख लेना, लेकिन फिर भी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में किडनी ऊपर नीचे मूव करती रहती है। अब हम किडनी के कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप को देख लेते हैं। किडनी कहाँ पे होती है? पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में होती है, रेट्रोपेरिटोनियल पड़ी हुई होती है, किन किन वर्टिब्रल कॉलम के अलोंग पड़ी होती है, T12 से लेकर L3 वर्टिब्रा, T12 से लेकर L3 वर्टिब्रा। ये समझ लेना आप, जहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम खत्म होगा वहाँ पर किडनी पड़ी हुई है। तो T12 से लेकर L3 वर्टिब्रा के लेवल पर जो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है वो है किडनी। तो किडनी के कॉनकेव मीडियल मार्जिन के ऊपर एक आपको डिप्रेशन देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं रीनल हाइलम। रीनल हाइलम वो स्पेस है जिसके जरिए स्ट्रक्चर्स किडनी के अंदर होते हैं या लीव होते हैं। तो किडनी के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं? रीनल आर्टरी आती है, जबकि रीनल वेन और रीनल पेल्विस इसको लीव करती है। जो रीनल सबसे आगे जो पड़ा होगा वो रीनल वेन होगा, फिर पड़ा होगा रीनल आर्टरी, और सबसे पीछे पड़ा होगा रीनल पेल्विस। तो आपने इसको रट्टा मारना है VAP से, वेन देन कम्स आर्टरी देन कम्स पेल्विस। ठीक हो गया। ये रीनल हाइलम से एंटर होने के बाद रीनल साइनस के अंदर हो जाती है। फिर कहते हैं किडनी के इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। कुछ रिलेशनशिप ऐसे होंगे जो दोनों किडनी के लिए कॉमन होंगे, कुछ रिलेशनशिप लेफ्ट किडनी के लिए सेपरेट होगी, कुछ राइट किडनी के लिए सेपरेट होंगे। तो सबसे पहले कुछ रिलेशनशिप जो दोनों किडनी के लिए कॉमन होंगे, चाहे वो राइट किडनी हो चाहे वो लेफ्ट किडनी हो, इनके सुपीरियर बोल या सुपरामीडियल पोल के ऊपर सुपरारीनल ग्लैंड होंगे, सुपरारीनल ग्लैंड होंगे। जो इनका मीडियल बॉर्डर होगा, मीडियल बॉर्डर सुपरारीनल ग्लैंड से रिलेटेड होगा और यूरेटर होगा, यानी हाइलम से ऊपर सुपरारीनल ग्लैंड और हाइलम से नीचे यूरेटर। ठीक हो गया। हमने कहा था कि सुप्रारीनल ग्लैंड सुप्रामीडियल पड़े हुए होती हैं। इनके पोस्टीरियर रिलेशनशिप क्या देखने को मिलते हैं जो दोनों किडनी के अंदर कॉमन होंगे, यानी कि हर दोनों किडनी के पीछे क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जो रिलेशनशिप कॉमन यानी डायाफ्राम होगा, पीछे डायाफ्राम होगा,
मीडियल और लैटरल आर्कुएट लिगामेंट, जिसको बोलते हैं मीडियल एंड लैटरल लंबोकोस्टल आर्चेस, चलो डायफ्राम, ये रिलेशनशिप कॉमन है, ठीक हो गया। और इसके अलावा जो मीडियल और लैटरल आर्कुएट लिगामेंट या मीडियल और लैटरल लंबोकोस्टल आर्चेस, जो मीडियल आर्कुएट लिगामेंट वो सोर्स मेजर की फेशिया की थिकनिंग होती है, जबकि क्वाड्रेटस लंबोरम की फेशिया की थिकनिंग को बोलते हैं लैटरल आर्कुएट लिगामेंट। तो क्वाड्रेटस लंबोरम और सोर्स मेजर ये तो हो गई, इसके साथ ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस होगा, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस के एसोसिएटेड होगा सबकोस्टल वेसल्स और उसको नर्व जो उसको सप्लाई करती है। इसके साथ सब कोस्टल और इलियो हाइपोगैस्ट्रिक और इलियो इंग्वालिनर नर्व, ये तीन नर्व्स भी इसमें से नीचे से पास करती है, ठीक हो गया। लैटरल आर्कुएट लिगामेंट के नीचे से पास करती है। दोबारा बता देता हूँ कौन कौन से स्ट्रक्चर किडनी का पोस्टीरियर सरफेस बनाएगी या पोस्टीरियर रिलेशनशिप बनाएंगे। डायफ्राम, डायफ्राम बनाएगा, डायफ्राम जिनसे ओरिजिनेट करेगा उसको बोलते हैं आर्चिस, लैटरल लंबोकोस्टल आर्चिस, मीडियल लंबोकोस्टल आर्चिस, लैटरल लंबोकोस्टल आर्च। असल में ये उसका सोर्स मेजर के फेशिया की थिकनिंग होती है, जबकि मीडियल आर्कुएट लिगामेंट या मीडियल लंबोकोस्टल आर्च ये क्वाड्रेटस लंबोरम के, सो उल्टा बता दिया। मीडियल आर्कुएट लिगामेंट सोर्स मेजर के फेशिया की थिकनिंग है, लैटरल आर्कुएट लिगामेंट क्वाड्रेटस लंबोरम के फेशिया की थिकनिंग है। मसल देखने को मिलेगा, उसको बोलेंगे ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल। और कुछ वेसल्स होगी, सबकोस्टल वेसल, सबकोस्टल नर्व, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व और इलियो इंग्वानल नर्व होगी, इलियो इंग्वानल नर्व। तो ये रिलेशनशिप होगी। सबकोस्टल वेसल्स और सबकोस्टल नर्व लैटरल आर्कुएट लिगामेंट के नीचे से होकर आती है, मीडियल आर्कुएट लिगामेंट के नीचे से सिम्पैथेटिक चेन। तो ये पोस्टीरियर रिलेशनशिप दोनों किडनी के लिए कॉमन होती है। जो एंटीरियर रिलेशनशिप है वो डिफरेंट होती है राइट किडनी के लिए और लेफ्ट किडनी के लिए। जो एंटीरियर रिलेशनशिप वाले देख रहे थे राइट किडनी के लिए, तो राइट किडनी के लिए अपना राइट सुप्रारीनल ग्लैंड होगा, राइट किडनी के सामने लीवर होता है, ये चीज़ें देखने को मिलेगी। जबकि लेफ्ट किडनी में अगर आए तो वहाँ पे लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड, लेकिन लेफ्ट साइड पे तो वहाँ पे होते ही नहीं है लीवर। तो लीवर की जगह आपको स्प्लीन, स्टोमक और पेनक्रियास देखने को मिलेंगे। लीवर की जगह स्प्लीन, स्टोमक और पेनक्रियास देखने को मिलेंगे। इसके साथ स्प्लीन है तो फिर स्प्लीन का फ्लैक्चर भी होगा, स्प्लीन है तो फिर स्प्लीन को सप्लाई करने वाली वेसल्स भी होगी, और जुजिरम हमेशा लेफ्ट साइड पे होती है। तो उसका मतलब लेफ्ट साइड वाले स्ट्रक्चर्स किडनी का इंटीरियर रिलेशनशिप बनाएंगे। इसके बाद जो राइट साइड के इंटीरियर रिलेशनशिप, राइट सुप्रारीनल ग्लैंड, लीवर, डोडिनम का सेकंड पार्ट, डोडिनम का हॉरिजॉन्टल डिसेंडिंग पार्ट या सेकंड पार्ट, हेपेटिक फ्लैक्चर जो कि राइट साइड पे होगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन होगी जुजिरम के अलावा। तो ये तो हो गया एंटीरियर रिलेशनशिप जो राइट किडनी के सेपरेट होती है, लेफ्ट किडनी के सेपरेट होती है। अब हम इसके बाद कुछ किडनी के वैस्कुलर सेगमेंट्स को देख लेते हैं। किडनी के कुछ वैस्कुलर सेगमेंट को देखने से पहले किडनी का कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो किडनी के अंदर एक जो यूरेटर होता है, यूरेटर किडनी को लीव करने वाला होता है, तो एक फनल शेप सुपीरियर एक्सटेंशन बनाता है, उसको बोलते हैं रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस की अपेक्स होती है और उसकी बेस होती है। जो उसकी अपेक्स होगी वो यूरेटर के मेजर पार्ट से कंटिन्यू हो जाएगी, जो उसके बेस होगी, बेस से 2 या 3 मेजर कैलिक्स निकलेंगे, हर मेजर कैलिक्स से 2 या 3 माइनर कैलिक्स निकलेंगे। हर माइनर कैलिक्स को इंडेंट करने वाला रीनल पैपिला होगा। रीनल पैपिला, जो रीनल पैपिला ये असल में रीनल पिरामिड की अपेक्स होती है, रीनल पिरामिड की अपेक्स को बोलती है रीनल पैपिला, जिसकी वजह से यूरिन इसके अंदर कलेक्ट हो जाता है माइनर कैलिक्स में। अब जो रीनल पिरामिड है, वो रीनल पिरामिड को सराउंडिंग कॉर्टेक्स, रीनल पिरामिड और सराउंडिंग एसोसिएटेड कॉर्टेक्स, इनको मिला के कहते हैं लोब्स ऑफ लिवर। और लोब्स ऑफ लिवर एक्सटर्नल सरफेस के ऊपर विजिबल होती हैं। अब यूरेटर का भी कुछ ओवरव्यू लेते हैं। यूरेटर एक मस्कुलर ट्यूब होती है जो किडनी से यूरिन को कैरी करते हुए यूरिनरी ब्लैडर के पास आ रही होगी, और ये असल में निकलती है एपेक्स ऑफ रीनल पेल्विस से, हाइलम ऑफ किडनी में। फिर इसने जाना है पेल्विस में, पेल्विक ब्रिम को क्रॉस करना होगा, बाइफर्केशन ऑफ कॉमन इलियक आर्टरी, और ये पेल्विस में चले जाएगी। बाकी इसका कोर्स हम देखेंगे पेल्विस के अंदर। कहाँ पे देखेंगे? पेल्विस के अंदर। 3 जगह ऐसी होती है जहाँ पे यूरेट्रिक स्टोन के लॉन्च होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, यानी यहाँ पर यूरेट्रिक स्टोन जमा होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होगी। वो कौन सी 3 जगह होगी? जंक्शन ऑफ यूरेटर और रीनल पेल्विस। जहाँ पे यूरेटर स्टार्ट होता है रीनल पेल्विस की अपेक्स है, तो फिर जंक्शन ऑफ यूरेटर एंड रीनल पेल्विस यहाँ पे होती है जब वो पेल्विक ब्रिम को क्रॉस करती है एक्सटर्नल लीक वेसल्स को। इसके बाद जब ये ओब्लिक कोर्स होता है ब्लेडर की वाल के अंदर, तब भी इसके यहाँ पर स्टोन के कलेक्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर ये कॉन्स्ट्रिक्टेड एरिया, तो 3 कॉन्स्ट्रिक्टेड एरिया आपको मैंने बता दिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड की। सुप्रारीनल ग्लैंड की, तो सुप्रारीनल ग्लैंड किडनी के सुप्रामीडियल बॉर्डर के ऊपर देखने को मिलेंगे। इनको हम एड्रीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एड्रीनल ग्लैंड। अब लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड और राइट सुप्रारीनल ग्लैंड, इनके रिलेशनशिप या इनके दरमियान इंपॉर्टेंट डिफरेंस को देख लेते हैं। राइट सुप्रारीनल ग्लैंड, इसकी शेप होती है पिरामिडल। लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड, इसकी शेप होती है सेमी लूनर। इनके रिलेशनशिप को देख लेते हैं, पार्ट्स या रिलेशनशिप। जो राइट सुप्रारीनल ग्लैंड है, राइट साइड पे है, तो इसकी जो एपेक्स होगी वो लिवर के बेर एरिया पे होगी। बेस होगी वो राइट किडनी के अपर पोल पे होगी, यानी बेस पे तो बैठे हुए होते हैं। जबकि लेफ्ट वाले के लिए बेस होगी वो स्पेसिफिकली लेफ्ट किडनी के लिए, और अपर एंड होगा वो स्प्लीन के लिए होगा। एंटीरियर सरफेस, इसके सामने क्या पड़ा हुआ होगा? इंफीरियर वेना केवा और बेर एरिया ऑफ लिवर। जबकि इसके सामने स्टोमक,
पेनक्रियास और सप्लीनिक आर्टरी, वही स्ट्रक्चर है जो लेफ्ट किडनी के एंटीरियरली पड़े हुए थे। पोस्टीरियरली राइट क्रॉस ऑफ डायफ्राम किडनी, इसके लेफ्ट वाले के लिए लेफ्ट क्रॉस ऑफ डायफ्राम लेफ्ट किडनी, एंटीरियर बॉर्डर यहाँ पे हाईलाइट नजर आएगा आपको, जबकि यहाँ पे लेफ्ट सुप्रारेनियल ग्लैंड में भी यही चीज़ होगी। मीडियल बॉर्डर में आपको सिलिक गैंग्लिया देखने को मिलेगा, लैटरल बॉर्डर में राइट वाले के लिए लीवर और लेफ्ट वाले के लिए स्टोमक, क्योंकि लीवर हमेशा राइट साइड पे और स्टोमक हमेशा लेफ्ट साइड पे होता है। तो ये हो गई इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप सुप्रारीनल ग्लैंड के लिए। अब इनकी आर्टेरियल सप्लाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजनल आर्टरी कहाँ से निकलती है? ये एब्डोमिनल एओर्टा से, स्पेसिफिकली L1 L2 वर्टिब्रा के दरमियान इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, इनकी वहाँ से निकलती है रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी कौन सी आर्टरी ज़्यादा लॉन्गर होगी? वो होगी लॉन्गर होगी राइट साइड वाली रीनल आर्टरी। ये इंफीरियर वेना कैवा के पीछे से होते हुए जाएगी राइट किडनी के पास, और किडनी के 5 वैस्कुलर सेगमेंट बनते हैं, मतलब सर्जिकली रिसेक्टेबल सेगमेंट 5 होते हैं। 4 सेगमेंट एंटीरियरली हो गए और 3 सेगमेंट पोस्टीरियरली हो गए। वैसे जो 4 सेगमेंट हो गए जो एंटीरियरली हो गए, उनको सप्लाई करने वाली नर्व ब्रांच होगी, आर्टरी होगी, एंटीरियर ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। एक सेगमेंट जो पोस्टीरियर सेगमेंट है वो पीछे होगा, उसको सप्लाई करने वाली आर्टरी होगी पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ किडनी। तो एंटीरियरली आपको सेगमेंट कौन कौन से देखने को मिलती है? एपिकल सेगमेंट होगा, एपिकल्स के नीचे होगा एंटीरो सुपीरियर, एंट्रो इंफीरियर, इंफीरियर, जबकि पोस्टीरियर सरफेस पर दरमियान में पोस्टीरियर सेगमेंट और इसकी सुपीरियर इंफीरियर सरफेस के ऊपर एपिकल और इंफीरियर सेगमेंट देखने को मिलेंगे। तो ये तो हो गया बेसिक ओवरव्यू। अब रीनल वेन्स, अब आपको बताया था जो यहाँ पर जो लेफ्ट वाली होगी रीनल वेन वो लॉन्गर होगी, क्योंकि उसने जाना है इन्फीरियर वेना कैवा के पास। इन्फीरियर वेना कैवा राइट साइड पे पड़ा हुआ है, ये रहती है लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड से, यानी लेफ्ट सुप्रारीनल वेन इसमें ड्रेन होगी, लेफ्ट क्विनोइडल वेन होगी, और इसके साथ असेंडिंग लंबर वेन भी इसमें आगे खत्म होती है, इसकी कम्युनिकेशन खत्म होती है। आर्टेरियल सप्लाई टू यूरेटर, यूरेटर को सप्लाई करने वाली आर्टरी रीनल आर्टरी होती है, इसके साथ गोनेडल आर्टरी भी इसको सप्लाई कर सकती है। मेल में टेस्टिकुलर, फीमेल में ओवेरियन, इसके साथ एब्डोमिनल एओर्टा भी सप्लाई कर सकता है, कॉमन इलिक आर्टरी। जो एब्डोमिनल पार्ट ऑफ यूरेटर को इसको सोर्स सप्लाई करने वाली आर्टरीज होती है वो उसको अप्रोच करती है मीडियल डायरेक्शन से, जबकि पेल्विक पार्ट को सप्लाई करने वाली आर्टरीज को लैटरल डायरेक्शन से अप्रोच करती है। वेन्स कौन सी होगी? जो आर्टरी थी बिल्कुल वेन भी वैसी होगी जैसे रीनल वेन, गोनेडल वेन होगी, इसके साथ जो आर्टरी थी बताई थी एब्डोमिनल एओर्टा से आती थी और कॉमन इलिक आर्टरी से। सुप्रारीनल ग्लैंड की आर्टरीज और वेन्स को देख लेते हैं। तो जो सुप्रारीनल ग्लैंड की आर्टरीज 3 होती है, सुपीरियर, इंफीरियर और मिडल। सुपीरियर वाली आती है इंफीरियर फ्लैनिक आर्टरी से, इंफीरियर फ्लैनिक आर्टरी एब्डोमिनल एओर्टा की पेयर्ड पैराइटल ब्रांच है। मिडल सुप्रारीनल आर्टरी ये आती है रीजनल आर्टरी से, इंफीरियर सुप्रारीनल आर्टरी ये आती है रीजनल आर्टरी से। वीनस ड्रेनेज 2 वेन्स बनती है, राइट सुप्रारीनल वेन, लेफ्ट सुप्रारीनल वेन। राइट वाली ड्रेन होती है इंफीरियर वेन कैवा में, लेफ्ट वाली लॉन्गर होती है, ये जाती है किसके पास? लेफ्ट रीनल वेन के साथ। और जो लेफ्ट वाली होती है वो असल में इंफीरियर फ्लैनिक वेन के साथ कंटिन्यूस होती है, कम्युनिकेट करती है। लिम्फैटिक्स रीनल वेन को फॉलो करते हैं और ये जाती है राइट एंड लेफ्ट लंबर में कैवल और यूरोटिक लिम्फ नोड्स आती है। इसके साथ जो सुपीरियर पार्ट ऑफ यूरेटर लंबर में जाएगा, जबकि मिडिल पार्ट ऑफ यूरेटर इसका लिम्फ जाएगा कॉमन लिम्फ नोड में, जबकि इंफीरियर पार्ट ऑफ यूरेटर का जाता है कॉमन एक्सटर्नल या इंटरनल लिम्फ नोड। यानी मिडिल वाले का कॉमन वाले में गया, जबकि इंफीरियर वाले का तीनों में चला गया, कॉमन में, इंटरनल में या फिर एक्सटर्नल इलियक में। सुप्रारीनल का लिम्फेटिक वेसल कहाँ पे जाती है? सुप्रारीनल के भी लंबर लिम्फ नोड में जाती है। नर्व्स ऑफ किडनी सप्लाई करने वाला सेगमेंट होगा T11 से लेकर L2 सेगमेंट, जबकि सुप्रारीनल ग्लैंड के लिए होता है T10 से लेकर L1 सेगमेंट। तो ये तो हो गया बेसिक ओवरव्यू ऑफ किडनी, और ये वो टॉपिक है जिससे मुझे सख्त नफरत है, बहुत बोरिंग टॉपिक है ये वाला। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर इन्फीरियरली द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ किडनी आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स एक्सेप्ट, तो कौन सा स्ट्रक्चर नहीं होता? सब कोस्टल नर्व आपको बताया था, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, इलियो इंग्वाइनल नर्व, या पोस्टीरियर रिलेशनशिप बताए थे जो दोनों किडनी के लिए कॉमन थे। ये तीनों तो होती है सब कोस्टल, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक, इलियो इंग्वाइनल। सेकंड पोर्शन ऑफ डुओडेनम, देखिए सेकंड पोर्शन ऑफ डुओडेनम नहीं होता, बल्कि डुओडेनम तो आगे पड़ा हुआ होता है। यहाँ पे मैंने बताया था क्वाड्रेटस लंबोरम था, सॉस मेजर था, सॉस मेजर की थिकनिंग को मीडियल आर्कुएट लिगामेंट, क्वाड्रेटस लंबोरम की थिकनिंग को हम बोल सकते हैं लैटरल आर्कुएट लिगामेंट। सबकोस्टल इंफीरियर इलियो हाइपोगैस्ट्रिक, इलियो इंग्वाइनल नर्व होती है सबकोस्टल, वैसल ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, डायाफ्राम, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब आगे देख लेते हैं रीनल पैपिला एम्प्टी इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, तो ओपन खत्म होता है माइनर कैलिक्स में, रीनल पैरामिड को और कॉर्टेक्स को मिलाने के बाद हम रीनल के लोब्स बोलते हैं। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। 71 आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द रीनल हाइलम आर करेक्ट एक्सेप्ट कि इसमें रीनल वेन एंटीरियर होती है, ठीक है ये बात, VAP वाला फार्मूला चलेगा। रीनल आर्टरी एंटीरियर होती है रीनल पेल्विस से, इट इज द एंट्रेंस टू रीनल साइनस टिपी, बिल्कुल ठीक है। आगे इट इज लोकेटेड ऑन द कॉनकेव मीडियल मार्जिन ऑफ द किडनी, ठीक है, कॉनकेव मीडियल मार्जिन पे देखने को मिलता है। कंटेंस रीनल पैरामिड, कभी भी रीनल पैरामिड इसके अंदर नहीं होगा, रीनल पैरामिड तो मेडुला का पार्ट होता है, ठीक हो गया, रीनल पैरामिड नहीं होगा। 72 द सुप्रारेनल ग्लैंड आर लोकेटेड बिटवीन द सुपरामीडियल एस्पेक्ट ऑफ किडनी एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, और किसके दरमियान में होते हैं? तो
यहाँ पे देख लेते हैं डायाफ्राम के दरमियान, यानी सुपीरियरली ऊपर डायाफ्राम होगा और नीचे किडनी होगा, किडनी का भी सुप्रोमीडियल एस्पेक्ट होगा, इन दोनों के दरमियान में हमें देखने को मिलती है। ठीक हो गया। और डायाफ्राम से जोड़ने वाला एक फेशिया होता है, यानी सुपररीनल ग्लैंड असल में इनक्लोज होते हैं रीनल फेशिया से, और रीनल फेशिया अटैच होता है डायाफ्राम के क्रूरा से अटैच होता है। ठीक हो गया। डायाफ्राम से क्रूरा होता है और ये किडनी से सेपरेट होती है थिन सेप्टम के जरिए, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि सुपररीनल ग्लैंड को किडनी से अलग कर सकते हैं। राइट ग्लैंड इसकी शेप थी पिरामिडल थी, ज़्यादा एपिकल था, ज़्यादा सुपीरियर था लेफ्ट किडनी के हिसाब से। ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर 70 थर्ड MCQ, आई थिंक 70, which of the following structure is related to spleen, stomach, pancreas and left crus of diaphragm। तो ये होगा सुप्रारीनल ग्लैंड होगा, स्पेसिफिकली लेफ्ट वाला, क्योंकि ये चीज़ें लेफ्ट में देखने को मिलती है, स्प्लीन भी, स्टमक भी, पेनक्रियास भी और लेफ्ट क्रस ऑफ डायफ्राम भी। ठीक हो गया। और कौन सा होगा सुप्रारीनल ग्लैंड, लेफ्ट वाला होगा। ये असल में किस पार्ट के रिलेशनशिप बता रहे हैं, ये इसके एंटीरियर रिलेशनशिप, एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों बना के बता रहे हैं। आगे है 74, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द सुपररीनल कॉर्टेक्स आर करेक्ट एक्सेप्ट, कौन सी बात ठीक नहीं है कॉर्टेक्स वाली। तो कॉर्टेक्स कहाँ से डिराइव होता है, कॉर्टेक्स डिराइव होता है, कॉर्टेक्स मेसोडर्म से कभी भी नहीं आएगा, नहीं सॉरी, सारी स्टेटमेंट आपने गलत वाली देखनी है। कॉर्टेक्स हमेशा मेसोडर्म से आएगा, जब मेडुला आएगा वो न्यूरल क्रेस्ट सेल से। सिगरेट कॉर्टिकोस्टेरॉइड ये भी ठीक है, एंड्रोजन करता है, लेकिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ एसोसिएटेड वो मेडुला वाला पार्ट होता है। ठीक हो गया। मेडुला वाला पार्ट होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ। आगे 75 सुपीरियर सुप्रारेनल आर्टरी किस आर्टरी से आती है, इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी से, जबकि मिडल वाली आती थी एब्डोमिनल एओर्टा, इंफीरियर वाली आती थी रीनल आर्टरी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मसल इज कंसीडर्ड टू बी द चीफ मसल ऑफ इंस्पिरेशन। इसका मतलब हमारे ये MCQ खत्म हो गया किडनी के, अब MCQ आ गया डायाफ्राम के। तो डायाफ्राम का बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर टॉपिक को खत्म करते हैं। तो डायाफ्राम डबल डूम मस्कुलोटेंडिनियस स्ट्रक्चर है। मस्कुलोटेंडिनियस का मतलब इसका एक मसल होगा और एक सेंट्रल टेंडन होगा, थोरैसिक और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है। इसकी कॉन्वेक्स सुपीरियर सरफेस होती है जो थोरैसिक कैविटी को फेस करती है, कॉनकेव इंफीरियर सरफेस है जो एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करती है। चीफ मसल ऑफ इंस्पिरेशन है, क्योंकि एक्सपायरेशन तो पैसिव हो जाती है, ये इंस्पिरेशन में नीचे की तरफ जाता है और एक्सपायरेशन में पैसिव मूवमेंट होती है सुपीरियरली। ठीक हो गया। सुपीरियरली जो पेरिकार्डियम होती है जिसके अंदर हार्ट होगा, वो डायफ्राम के सेंट्रल पार्ट में होगा, उसको डिप्रेस कर देगा थोड़ा बहुत। डायफ्राम की जो ओरिजिन होती है दो डोम्स में होती है, राइट एंड लेफ्ट डोम में होता है। कौन सा डोम ज़्यादा हायर होगा, राइट वाला होगा, क्योंकि राइट साइड पर लीवर होता है। एक्सपायरेशन में जो राइट डोम होता है वो 5th रिब तक जाता है, जबकि लेफ्ट डोम वाला वो 5th इंटरकोस्टल स्पेस तक जाता है। 5th इंटरकोस्टल स्पेस जो 5वीं और 6ठी के दरमियान में होगी, तो 5th रिब तक जाएगा राइट वाला और 5th इंटरकोस्टल स्पेस पर जाएगा लेफ्ट वाला। तो डायफ्राम कि जो लेवल होता है वो डिपेंड करता है फेज ऑफ रिस्पायरेशन पर, इंस्पायरेशन पे, एक्सपायरेशन पे। मतलब इंस्पायरेशन में डायफ्राम नीचे होगा और एक्सपायरेशन में डायफ्राम ऊपर की तरफ चला जाएगा। पोस्चर पर सुपाइन पोजीशन या स्टैंडिंग ग्रेविटी, अगर स्टैंडिंग में होगा तो डायफ्राम की पोजीशन नीचे होगी, क्योंकि विसरा इसके नीचे ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ होगा। साइज एंड डिग्री ऑफ डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमिनल विसरा, जो इंट्रा एब्डोमिनल विसरा, अगर एब्डोमिनल प्रेशर ज़्यादा होता है तो वो डायफ्राम को ऊपर की तरफ खींच देते हैं। तो डायफ्राम की पोजीशन 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, इसके डोम की फेज ऑफ रिस्पायरेशन, पोस्चर पे डिपेंड करती है, स्टैंडिंग पे या सुपाइन पोजीशन पे, या फिर डिग्री ऑफ डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमिनल विसरा। अब देख लेते हैं मस्कुलर पार्ट ऑफ डायफ्राम। डायफ्राम का जो मस्कुलर पार्ट होता है वो उसका पेरिफेरी पे होता है, उसके सेंटर में एक अपोन्यूरोटिक पार्ट होगा। अपोन्यूरोटिक पार्ट को बोलते हैं सेंट्रल टेंडन होगा, तो इसका मतलब इसके फाइबर पेरिफेरी में आके सेंट्रल टेंडन के ऊपर इंसर्ट हो रहे होंगे। अब हम सेंट्रल टेंडन की कोई बोनी अटैचमेंट नहीं होती, सेंट्रल टेंडन की कोई बोनी अटैचमेंट नहीं होती, उसके 3 लीव्स बनते हैं, अब उसको हम देख लेंगे। पहले हम डायफ्राम के ओरिजिन को पढ़ लेते हैं। डायफ्राम की ओरिजिन 3 पार्ट से होती है, स्टर्नल पार्ट, कोस्टल पार्ट, लंबर पार्ट। स्टर्नल का मतलब कहाँ से निकलेगा, स्टर्नम से निकलेगा। कोस्टल पार्ट मतलब कोस्टल कार्टिलेज से निकलेगा। लंबर पार्ट मतलब मीडियल एंड लैटरल लंबर कोस्टल आर्चेस और लंबर वर्टिब्रा से निकलेगा। जो लंबर पार्ट होगा ये 2 क्रूरा बनाएगा, राइट क्रूरा एंड लेफ्ट क्रूरा। तो सबसे पहले हम स्टर्नल पार्ट को देख लेते हैं। स्टर्नल पार्ट असल में 2 मस्कुलर फ्लैशी स्लिप्स होती है जो Z5 प्रोसेस के पोस्टीरियर सरफेस से निकलती है। ये पार्ट कुछ लोगों के अंदर एब्सेंट होता है। कोस्टल पार्ट यहाँ पे वाइट मस्कुलर स्लिप्स होती है, ये निकलती है इंफीरियर 6 कोस्टल कार्टिलेज, इंफीरियर 6 कोस्टल कार्टिलेज के इंटरनल सरफेस पर अटैच होती है। ये कोस्टल पार्ट राइट एंड लेफ्ट डो बनाएगा, जबकि लंबर पार्ट राइट एंड लेफ्ट मस्कुलर क्रूरा बनाएगा। लंबर पार्ट 2 मस्कुलो अपोन्यूरोटिक आर्चेस से निकलता है। अपोन्यूरोटिक आर्चेस मीडियन लैटरल आर्कुएट लिगामेंट, जिसको मीडियन लैटरल लंबर कोस्टल आर्चेस, और उसके साथ 3 लंबर वर्टिब्रा से भी निकलता है। जो मीडियल लंबर कोस्टल आर्च और मीडियल आर्कुएट लिगामेंट ये असल में टेंडिनियस आर्च होती है, द फेशिया कवरिंग द सोर्स मेडियल, जबकि लैटरल वाला क्वाड्रेटस लंबोरम की थिकनिंग की वजह से बनता है। जो मीडियल लंबर कोस्टल आर्चेस है, नाम से लग रहा है कि मीडियल ही हो गया, तो किससे अटैच होगी, बॉडी ऑफ L1 वर्टिब्रा से, और लैटरली अटैच होगी ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ L1, यानी L1 की बॉडी से अटैच होगी मीडियली और ट्रांसवर्स प्रोसेस से। जबकि लैटरल लंबर कोस्टल आर्च है ये निकलती है, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस से निकलती है L1 के, और लैटरली अटैच होती है लोअर बॉर्डर ऑफ 12th रिब। तो ये लैटरली देखने को मिलेगी तो रिब्स पे जाके अटैच होगी और मीडियली अटैचमेंट लेगा ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ L1। अब डायफ्राम के 2 क्रूरा बनते थे,
इन्हीं लंबर पार्ट की वजह से। राइट क्रूरा, लेफ्ट क्रूरा ज़्यादा बड़ा और स्ट्रॉन्गर होता है राइट क्रूरा, क्योंकि राइट क्रूरा में असल में लेवर को पुल डाउन करना होता है इंस्पायरेशन में, तो राइट क्रूरा को स्ट्रॉन्गर और बड़ा होना चाहिए। अब जो राइट क्रूरा है, राइट क्रूरा निकलता है अपर 3 लंबर वर्टिब्रा L1 L2 L3, जो कि लेफ्ट क्रूरा है वो निकलता है L1 L2 से निकलता है। L1 L2 दो क्रूरा के दरमियान जो मीडियल मार्जिन होता है वो एक टेंडिनियस आर्क बनाता है। इस टेंडिनियस आर्क अयोटा से आगे बढ़ी हुई होती है, यानी अयोटा इस टेंडिनियस आर्च से पीछे पड़ा होता है, इसको बोलते हैं मीडियन आर्कुएट लिगामेंट। तो मीडियन आर्कुएट लिगामेंट मीडियल यानी मीडियल लंबर कोस्टल आर्च और लैटरल आर्कुएट लिगामेंट या लैटरल लंबर कोस्टल आर्च, इन दोनों के मिलाने के से बनता है, स्पेसिफिकली इनके मीडियल मार्जिन की वजह से। तो पेरिफेरी पे मसल फाइबर और सेंटर में हो गया इनका सेंट्रल टेंडन। और मैंने आपको बताया था जो सेंट्रल टेंडन होता है, सेंट्रल टेंडन 3 लीफलेट के अंदर डिवाइड होता है। कितने लीफलेट के अंदर डिवाइड होता है? 3। मीडियन लीफलेट और सेंट्रल राइट लीफलेट और मीडियन लीफलेट, इन दोनों के दरमियान एक ओपनिंग होती है, उसको बोलते हैं वेना केवल ओपनिंग। वेना केवल ओपनिंग होगी, तो मीडियन और राइट लीफलेट, ठीक हो गया। तो इनके दरमियान ओपनिंग देखने को मिलती है, इसको बोलते हैं वेना केवल ओपनिंग। अब डायफ्राम की कुछ इंपॉर्टेंट ओपनिंग को देख लेते हैं। डायफ्राम की 3 मेजर ओपनिंग होती है, वेना केवल ओपनिंग, इसोफेगल ओपनिंग, एओर्टिक ओपनिंग। वेना केवल ओपनिंग T8 के लेवल पे होती है, जबकि इसोफेगल ओपनिंग T10, जबकि एओर्टिक ओपनिंग T12। वेना केवल ओपनिंग जंक्शन ऑफ राइट एंड मीडियन लीफलेट ऑफ सेंट्रल टेंडन में देखने को मिलती है। इसोफेगस वाली ओपनिंग स्प्लिटिंग ऑफ राइट क्रस्ट के अंदर, एओर्टिक ओपनिंग मीडियल आर्कुएट लिगामेंट के पीछे। मीडियन शेप को देख लेते हैं, पहले के क्वाड्रिलेटरल, दूसरे के इलिप्टिकल, तीसरे के राउंडेड। स्ट्रक्चर कौन कौन से पास करती है? वेना केवल वाले से इंफीरियर वेना केवल राइट फ्रेनिक आर्टरी और लिम्फेटिक्स ऑफ लिवर, जबकि इसोफेगस वाले से ओब्लिक वाले, यानी इसोफेगस बोथ वेगल ट्रैंक और लेफ्ट गैस्ट्रिक मसल्स गुजरती है। एओर्टिक वाले से आटा वाले, यानी एओर्टिक थोरैसिक डक्ट और एज़ाइगस वेन वाले पास करते हैं। कुछ छोटे छोटी ओपनिंग होती है डायफ्राम के अंदर, जैसे डायफ्राम की क्रस्ट को पियर्स करने वाली ग्रेटर एंड लेजर सप्लाइंग सर्व होती है। लेफ्ट क्रस्ट को पियर्स करने वाली एक्स्ट्रा वेन भी होती है, हेमिजाइगस वेन। तो क्रस्ट को पियर्स करने वाली ग्रेटर एंड लेजर सप्लाइंग सर्व सिम्पैथेटिक चेन मीडियल आर्कुएट लिगामेंट के पीछे से गुजरता है, जबकि लैटरल आर्कुएट लिगामेंट के पीछे से गुजरता है सबकोस्टल नर्व एंड वेसल्स। सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स होती है, यही गुजरती है डायफ्राम के ज़िफाइड प्रोसेस, यानी एक्सटर्नल ओरिजिन से और कोस्टल वाली पार्ट से, स्पेसिफिकली 7th कोस्टल कार्टिलेज से। तो इसको बोलते हैं स्पेस ऑफ लैरी या फिर फोरामिन ऑफ मॉरगैग्नी। यहाँ पे हर्निया होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसके बाद मस्कुलोफ्रेनिक नर्व डायफ्राम को पियर्स करती है 9th कोस्टल कार्टिलेज के लेवल पर। डायफ्राम की नर्व सप्लाई कौन सी होगी? आर्टीरियल सप्लाई। आर्टीरियल सप्लाई को देखने के लिए हम इसकी 2 सर्फेसेस कर लेते हैं, सुपीरियर सर्फेस, इंफीरियर सर्फेस। सुपीरियर सर्फेस को सप्लाई करने वाली आर्टरी होती है इंटरनल थोरैसिक आर्टरी। इंटरनल थोरैसिक आर्टरी से मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी और पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी, और थोरैसिक अयोटा से आती है सुपीरियर फ्रेनिक आर्टरी, जबकि इंफीरियर सर्फेस को सप्लाई करने वाली इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी। वेनस ड्रेनेज मस्कुलोफ्रेनिक और पेरिकार्डियोफ्रेनिक इंटरनल थोरैसिक वेन में, जबकि सुपीरियर फ्रेनिक वेन राइट साइड पे इंफीरियर वेना कैवा में। इंफीरियर फ्रेनिक वेन राइट साइड पे तो इंफीरियर वेना कैवा में, लेफ्ट साइड वाली डबल होती है, एक जाती है इंफीरियर वेना कैवा में, एक जाती है सुप्रारीनल वेन में, लेफ्ट साइड की सुप्रारीनल वेन में। लिम्फेटिक ड्रेनेज सुपीरियर पार्ट का, यानी थोरैसिक वाली पार्ट का लिम्फ जाता है डायफ्रामेटिक लिम्फ नोड, वहाँ से जाता है फ्रेनिक लिम्फ नोड, वहाँ से जाता है पैरास्टर्नल एंड पोस्टीरियर मीडियस्टर्नल लिम्फ नोड, पैरास्टर्नल एंड पोस्टीरियर मीडियस्टर्नल लिम्फ नोड, जबकि नीचे वाले का जाता है सुपीरियर लंबर लिम्फ नोड, सुपीरियर लंबर लिम्फ नोड। मोटर सप्लाई सेंटर वाले पार्ट की, ओवरऑल मोटर सप्लाई फ्रेनिक नर्व, सेंसरी सप्लाई सेंटर वाले पार्ट की होती है फ्रेनिक नर्व, जबकि पेरिफेरल पार्ट को इंटरकोस्टल नर्व, स्पेसिफिकली T5 से लेकर T11 एंड सब कोस्टल नर्व्स। तो ये तो हो गया, आपको बेसिक ओवरव्यू दे दिया। आगे हम देख लेते हैं डायफ्राम की कुछ एक्शंस को। जब डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो इसके डूम नीचे की तरफ खींची आती है, इसका मतलब डायफ्राम की जो कन्वेक्सिटी है वो फ्लैटेंड हो जाएगी। ये मसल्स ऑफ इंस्पिरेशन है, चीफ मसल ऑफ इंस्पिरेशन है। इसके साथ जो डायफ्राम की जो मूवमेंट है वो सर्कुलेशन में भी हेल्प करती है, क्योंकि इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर ज़्यादा होता है तब इंट्राथोरेसिक प्रेशर कम होता है, फिर वो वेनस रिटर्न बढ़ता है हार्ट की तरफ। इसके अलावा जब डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो फिर एब्डोमिनल विसरा, इसके साथ एब्डोमिनल विसरा की भी कॉन्ट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से ब्लड इंफीरियर वेना कैवा का ऊपर की तरफ खींचा चला आता है। इसके साथ साथ इंफीरियर इसोफेगस, एब्डोमिनल पार्ट ऑफ इसोफेगस पर एक क्लैंपिंग एक्शन भी होता है, जिसको बोलते हैं लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर, जिसकी वजह से जो पायरोसिस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। इसके साथ हम ये कह सकते हैं जब पर्सन सुपाइन पोजीशन में होता है तो डायफ्राम सबसे ज़्यादा सुपीरियर पोजीशन, यानी सुपीरियर लेवल पे होता है, यानी डायफ्राम कब सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे होगा? जब बंदा सुपाइन पोजीशन में होगा। इस पोजीशन में जो एब्डोमिनल विसरा होते हैं वो डायफ्राम को थोरेसिक कैविटी की तरफ पुश कर देते हैं। जब बंदा एक साइड पे लेटा हुआ होगा तो फिर उस साइड का डायफ्राम हेमी, यानी उस हेमी डायफ्राम होगा वो सुपीरियर लेवल पे होगा, क्योंकि एक साइड पे पुश ज़्यादा होगी। जबकि सिटिंग में या स्टैंडिंग पोजीशन में डायफ्राम सबसे इंफीरियर लेवल पे होगा, जिसकी वजह से ऐसे लोग जिनको सांस लेने में काफ़ी दुश्वारी होती है, इस कंडीशन को बोलते हैं डिस्निया, तो वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं सिटिंग में,
क्यों सिटिंग में, क्योंकि इसमें डायफ्राम ज़्यादा इंफीरियर लेवल पे होगा और डायफ्राम ग्रेविटी के साथ मिलकर काम कर रहा होगा, ना कि इसको अपोज कर रहा होगा। तो ये तो हो गया बेसिक ओवरव्यू डायफ्राम के एक्शंस का। अब हम देख लेते हैं इसके एमसीक्यूज को। तो यहाँ पे लिखा होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ मसल ऑफ इंस्पिरेशन ऑलवेज डायफ्राम। डायफ्राम चीफ मसल ऑफ इंस्पिरेशन होता है, ठीक हो गया। तो इसका सेंट्रल पार्ट यही मूव करता है क्योंकि इसका पेरिफेरी से निकलता है सेंट्रल पार्ट, ठीक हो गया। और इसका फिक्स ओरिजिन होता है और ये अटैच होता है इंफीरियर मार्जिन ऑफ थोरेसिक केज पे और सुपीरियर लंबर वर्टिब्रा पे, ठीक हो गया। तो इसका सेंट्रल पार्ट ही मूव करता है। आगे 77 विच ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम आर करेक्ट एक्सेप्ट। इसका कोई बोनी अटैचमेंट नहीं होता, ये बात बिल्कुल ठीक है। इट इज इनकम्प्लीटली डिवाइडेड इनटू 3 लीव्स। हमने कहा था इसके 3 लीव्स होते हैं, तो ये भी बात ठीक है। इसके बाद बताता है वो इट इज़ परफोरेटेड बाय आयोटा। क्या क्या आयोटा इसको परफोरेट करता है? आयोटा परफोरेट नहीं कर सकता, आयोटा इसका मीडियल आर्कुएट लिगामेंट के पीछे से होता है, ठीक हो गया, मीडियल आर्कुएट लिगामेंट। और मैंने आपको बताया था कि जो सेंट्रल टेंडन है, सेंट्रल टेंडन इनकम्प्लीटली डिवाइडेड होता है 3 लैमिना के अंदर, जिसको बोल सकते हैं क्लूवर लीव। क्या बोल सकते हैं? क्लूवर लीव। ये क्लूवर लीव स्ट्रक्चर बनता है क्योंकि सेंट्रल टेंडन 3 में डिवाइड हो गया, ये स्प्लिट हो गया। अब बाकी इट लाइज नियर द सेंटर ऑफ डायफ्राम, सेंट्रल टेंडन, ठीक है, सेंटर में होगा। इट इज परफोरेटेड बाय इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा की ओपनिंग, कैवल ओपनिंग, जो हमें देखने को मिलती थी टी गेट पर, राइट पर, और मीडियन लीफलेट के जंक्शन पे देखने को मिलती थी। आगे द क्रूड ऑफ डायफ्राम आर मस्कुलो टेंडिनियस बंडल्स होते हैं जेट राइज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। कहाँ से निकलती है? लंबर पार्ट से निकलती है। लंबर पार्ट से निकलने का मतलब ये निकलेंगे असल में बॉडी ऑफ लंबर वर्टिब्रा L1 L2 L3। जो कि लेफ्ट वाला था, राइट वाला था, वो L1 L2 L3 से ले रहा था, लेकिन लेफ्ट वाला L1 L2 से ले रहा था। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था राइट वाला, क्योंकि इसने लीवर को पुल डाउन करना है, नीचे की तरफ धकेलना है। आगे द नर्व्स ऑफ किडनी एंड सुप्रारेनल ग्लैंड आर डिराइव्ड फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेक्स। तो कौन सा प्लेक्सस होता है जो सप्लाई करता है? तो जो नर्व्स होती है किडनी की, उनको सप्लाई करने वाला था सिलियक प्लेक्सस होता है। कौन सा होता है? प्लेक्सस होता है सिलियक प्लेक्सस। और ये सिलियक प्लेक्सस में नर्व आती है लेजर एंड लीस्ट सप्लाइटिंग सेगमेंट। कौन सा होगा? T11 से लेकर L1, या फिर T10 से नहीं T11 से लेकर L2, या फिर ये हो सकता है T10 से लेकर L1 वाला, उसके लिए सुपररिनल ग्लैंड के लिए। आगे लैटरल आर्कुएट लिगामेंट कहाँ से ड्राइव होता है? मैंने बताया था लैटरल आर्कुएट लिगामेंट ड्राइव होगा असल में क्वाड्रेटस लंबोरम, सोर्स मेजर से जो ड्राइव होता है वो मीडियल आर्कुएट लिगामेंट। आगे ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर में हर्निएट इन द थोरेसिक कैविटी व्हेन देयर इज ट्रॉमेटिक डायफ्रामेटिक हर्निया। कौन सा नहीं कर सकता? तो वो होगा किडनी। किडनी कभी भी नहीं आती, किडनी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में होती है, जबकि स्टोमक मेसेंट्री सप्लाई नहीं कर सकती है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर पासेस थ्रू इसोफेगल हाइटस एक्सेप्ट अल्फा बीटा चार्ली, तीनों पास करते हैं। थोरेसिक डक्ट नहीं पास करता, थोरेसिक डक्ट एओर्टिक ओपनिंग से पास करता है, ठीक हो गया। इसके बाद देख लेते हैं 83 लैग्रेटर एंड लेजर सप्लाई की टर्म डायफ्राम के किसको पेयर्स करती है? डायफ्राम के इसके कलस को पेयर्स करती है। आगे द पैरासिम्पैथेटिक रूट, ये तो नर्व सप्लाई आ गई है, इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।